हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आपका वीकेएस ज्ञान ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। हमारे 10th क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण क्रिया को चित्र सहित समझाना है। गुरुत्वानुवर्तन यानी आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ को ऐसे, मतलब ये बॉल है, इसको हम छोड़ूंगा तो वो नीचे की ओर आएगी, तो इसके नीचे आने का कारण है गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ पर समझाई बात क्या, यानी गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है यहाँ पर। तो अब पेड़ जो उगेगा तो वो उसके जो स्टेम वगैरह वो क्या करेंगे, ऊपर, यानी गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में। और रूट वगैरह वो कहाँ होगी, नीचे होगी, यानी वो गुरुत्वाकर्षण की डायरेक्शन में होगी यहाँ पर। तो यही बात इसने बोली है और इसको चित्र से हमें समझाना है। तो पौधों के अंगों यानी जड़ तना की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ ही होना, यानी जड़ है वो नीचे की ओर जाएगी, जड़ हमेशा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है। एक है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊंचाई में ऊपर की ओर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो चित्र के हिसाब देखें तो ये पेड़ लगा रखा है, ये ऊपर की ओर है, यानी नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक है गुरुत्वानुवर्तन। समझ आ गई बात यहाँ पर। ये हो गया ऋणात्मक। और जो रूट है वो नीचे की ओर जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे की ओर होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामक के चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न भागों को समझाना है यहाँ पर। तो आवृतबीजी पुष्प आपको देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से ये पुष्प है। तो यहाँ थोड़े नाम में मिस्टेक है, वो सही कर लेना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा परागकोश, ठीक है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। और ये पंखुड़ी बोलते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दलपुंज हो जाएगा, यानी पंखुड़ी कह दे, यानी पंखुड़ी कह दो चाहे दलपुंज कह दो, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये भी यहाँ मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ ये वर्तिकाग्र है, ये चीज़ है ना, ये वर्तिकाग्र है ऊपर यहाँ, समझ आई बात। और ये वर्तिका है, ये अंडा से है ही है, ठीक है। ये यहाँ से काट देना। ये अंदर भी जांड लगा हुआ है, ये थोड़े मिस्टेक हो गए थे, इसलिए सही करना है यहाँ पर। तो मैं इसको डायग्राम को मैं यहाँ बना दूँ, देखो ये होगी इस टाइप से, ठीक है। और ये हो जाएगा पुंकेसर, ठीक है। और इस टाइप से ये हो जाएगा दलपुंज, और ये हो जाएंगे बाह्य दल बाहर की ओर। और ये फूल लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, पुंकेसर। ये परागकोश हो जाएगा, ये वर्तिकागर, और यहाँ ये वर्तिका, ये अंडाशय, और ये दल कह दो, ये बाह्य दल, ठीक है। इस प्रकार ये थोड़े नाम मिस्टेक हुए तो इसको सही कर लेना आपको, ठीक है। तो पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले बाह्य दल मैंने बता दी, ये रहा। पुष्प के आधार पर हरे पत्ते जैसी संरचना को, जो कली की रक्षा करते हैं, जो छोटी कली थी ना, यहाँ जब बनी थी यहाँ पर, ये इस प्रकार से ये इसके ऊपर था, यहाँ पर ये फूल बना था, तब की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो वो कली थी यहाँ पर, ठीक है। बाद में ये फूल खिला तो ये चीज़ें नीचे रहेगी, ये चीज़ नहीं कि यहाँ पर ये पड़ती है यहाँ पर ये, ठीक है। दलपुंज, तो दल हो गया ये रहा। पंखुड़ियाँ रंगीन भाग जो परागण के लिए कीटों का रंगीन होते हैं ना, जो पुष्प के अंदर कलरफुल भाग होता है वो दलपुंज कहलाता है। पुंकेसर हो गया ये, इसके परागकोश हो गया, ये पुंकेसर हो गया।
ठीक है। जननांग, परागकोष्ठ, तंतु, तंतु मतलब ये जो है ना लंबा सा, ये तंतु कहलाता है। इस तरीके से सर यानी मादा जननांग वाला मादा जननांग है जिसके अंदर वर्तिका आगे मैंने बनाई दिया ऊपर, ये लंबी सी एक डंडी है, यहाँ पर ये क्या है, वर्तिका है। और ये अंदर क्या चीज़ है, अंडाशय है। अंदर यहाँ पर बीजांड लगे होते हैं, बीज बनेगा ना तो वो अंदर क्या हो जाएगा, बीजांड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम बीजांड बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, इस प्रकार ये संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का आरेखित चित्र द्वारा समझाना है, यानी लिंग निर्धारण करना है। एक्स वाई हमें बताया, मानव में लिंग निर्धारण है वो क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम क्या होता है। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। जब पिता के जैसे चित्र में हम देखते हैं, ये मान लीजिए महिला है, इसके द्वारा क्योंकि जो अंडाणु बनेंगे तो वो एक्स एक टाइप के अंडाणु बनेंगे, यानी जो अंडाणु होगा वो सारे क्या होंगे, एक्स ही होंगे। पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे तो एक्स होगा, एक वाई वाला होगा। अगर ये अंडाणु अगर इसके साथ आता है, यानी तो अब मान लेते हैं जो अगली संतति होगी वो क्या होगा, एक्स एक्स बढ़ेगा, तो होने वाली क्या होगी, लड़की होगी। समझा की बात। अगर ये अंडाणु इस शुक्राणु के साथ आता है तो इनके कॉम्बिनेशन से यानी संयोजन से क्या बनेगा, यानी जो आगे जो संतति पैदा होगी एक्स वाई वाला, यानी वो क्या होगा, लड़का पैदा होगा यहाँ पर। समझा की बात। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, इजी इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से करो, एग्जाम में ये आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यानी क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, ध्यान में रखना। 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फोकस दूरी कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है तो उसके सामने होगी नहीं होगी। यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी है, मान लो कितनी है, वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की दूरी पूछी है यहाँ पर। तो हमें पता है कि जो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u होता है। तो हमें क्या करना है, इसको इधर ले आऊँगा मैं, इसको इधर ले आऊँगा, तो 1/v बराबर में 1/-15 माइनस में 1/-25, इसको हम सोल्व करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, उधर ही बन जाएगा यहाँ पर। यानी इस प्रकार का जो हमारे पास है वो था। और अब मान लेते हैं फोकस बिंदु ये हो गया, और ये 15 सेंटीमीटर यहाँ वस्तु रखी है। समझ आई बात क्या। तो हमें पता है कि जो इमेज बनेगी वो यहीं तो बनेगी, नीचे तो बनेगी ना, नहीं बनेगी यहाँ पर, ये बनेगी, बड़ी भी बनेगी यहाँ पर, तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो थोड़ी सी आगे जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इससे 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर उसको स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ ऐसे डेस्क लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। और एक स्टूडेंट यहाँ बैठा तो उसको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि दूर होगी, दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है, तो इसके मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया ना, पास की वस्तु देख ले, दूर की नहीं देख पा रहा है यहाँ पर, तो उसको अवतल दर्पण अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जाए, मतलब इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अंतिम पंक्ति में बैठे छात्र को निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया बोलते हैं इसको। कारण नेत्र गोलक का लंबा होना, यानी उसकी नेत्र गोलक है वो क्या हो गया, उसका लेंस है वो क्या हो गया, लंबा हो गया। लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, यानी जो पहले लेंस उसका जो पास में वस्तु यूं था, अब मान दूर वस्तु को देखना होता है ना, तो लेंस कैसा हो जाता है, ऐसे पतला हो जाता है यहाँ पर। समझ आई बात क्या। तो ये चीज़ होगी यहाँ पर, लेंस की वक्रता है वो ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। संशोधन कैसे करना है, तो इसको एक बढ़िया उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस का यूज में लेना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। समझ आई बात है क्या। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर है यहाँ पर। छठा क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है फ्लेमिंग ने विद्युत धारा, फोर्स और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया था यहाँ पर। जैसे डायग्राम में हम देखेंगे तो ये अंगूठा तो किसको बताता है, बल को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा, बल को बता देगा यहाँ पर। समझ आ गई बात यहाँ पर, ये बता देगा बल को। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि तर्जनी अंगुली, ये किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बता देगी। किसको बता देगी, चुंबकीय क्षेत्र को बता देगी यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। ये अंगुली इसकी बात करते हैं, ये किसको बताएगी, धारा की दिशा को बता देगी यहाँ पर, करंट को बता देगी, धारा की दिशा को बता देगी यहाँ पर। इसको आप इंग्लिश वाला मत देखना यहाँ पर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो तर्जनी अंगुली बोले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, समझ आ गई बात यहाँ पर। और मध्यम अंगुली धारा की दिशा को बताएगी, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। इस प्रकार ये छठा क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताने हैं आपको, यानी उसके ऊपर पॉलिश वगैरह की जा सकती है, पेंट करना, ग्रीस लगाना, ठीक है, और जैसे लेमन जिंक की परत चढ़ाना। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आप सबको आता भी होगा यहाँ पर। कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखने, यानी जो कार्बन से बने होते हैं। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, समझ आई बात क्या, फुलरिन भी हो गया, क्या हो गया, फुलरिन। ये कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन से ही बने हैं सारी चीज़ें। अपरूप को कहते हैं कि अलग अलग मतलब कोई
एक तत्व है उनसे अलग अलग रूप बन गए यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं अपरूप कहते हैं यहाँ पर। समझ आई बात। इसी प्रकार मिसेल की संरचना को बनाना है आप, तो सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं गंदगी है, ऑयल है यहाँ पर। समझ आई बात। आपको याद करो कि जो मैंने आपको बताया था कि C17, ठीक है, H35 और COO नेगेटिव, तो यानी इस प्रकार से जो संरचना बनी थी, ऐसे समझ आई बात है यहाँ पर, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी थी। लास्ट में जल ये वाला पार्ट हो गया, नहीं हो गया, ये नेगेटिव, तो ये तो क्या करेगा, जल के साथ, मान लेते हैं ये जल है तो इसके साथ अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा यहाँ पर, इसके साथ आकर्षित होगा। और ये इधर क्या चीज़ है, गंदगी है, तो ये इसका हो गया, ये तो हो गया टैल हो गया, इसका पूंछ वाला भाग हो गया। समझ आई बात यहाँ पर। और ये इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया, हेड हो गया यहाँ पर। समझ आई बात। वो किसके साथ जुड़ेगा यहाँ पर, जल के साथ आकर्षित करने वाला होता है। ठीक है, तो एक ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, यानी जल रागी। इस पार्ट को हम क्या कह देंगे, जल रागी, यानी जल के साथ स्नेह करने वाला हो गया। समझ आई बात क्या। और ये क्या कहते हैं, जल विरागी बोलते हैं जल विरागी। तो ये गंदगी इसके साथ हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी, मिसेल की संरचना बन जाएगी। साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, एक जल रागी, जल रागी मैंने ये बता दिया यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जल रागी है। ठीक है, जो बाहर की ओर रहता है, तो बाहर की ओर तो है ये, यानी जो कपड़े में मेल वगैरह है वो उसके बाहर के। दूसरा जल विरागी होता है, जो तेल या गंदगी, तो ये वाला हिस्सा वो तो क्या चीज़ है, जल विरागी हिस्सा है। यानी ये इस प्रकार से पूंछ बन गई यहाँ पर, यानी यूं जुड़ गया, ये समझ आई बात क्या, इस प्रकार से यहाँ। तो ये वाला हिस्सा तो क्या हो गया, जल रागी जल के साथ, और ये क्या हो गया यहाँ पर, जल विरागी हो गया, जो गंदगी तेल की ओर होता है। ये मिलकर एक गुच्छ जैसी संरचना बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम आ जाएगा, ये आप थ्योरी भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यौगिक एक्स है वो एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपको ये आपने एक इक्वेशन देख, थर्मिट इक्वेशन के बारे में नाम सुना होगा यहाँ पर। तो एक्स क्या चीज़ है, अभिक्रिया का नाम क्या चीज़ है, इसकी अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। तो पहली बात है थर्माइट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया बोल सकते हैं, ये है। यौगिक एक्स क्या चीज़ है, तो भैया ये क्या करेगा, Fe2O3, यहाँ पर Fe2O3 है और वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा। समझ आई बात। तो अभिक्रिया का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, थर्मिट या थर्माइट अभिक्रिया। अभिक्रिया के समीकरण क्या हो जाएगा, Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करेगा, तो ये क्या करेगा, एक टाइप का लोहा बन जाएगा, जो बेल्डिंग, यानी जैसे मान लेते हैं रेल की पटरी है यहाँ पर, ठीक है, ये पटरी है, ठीक है, और दूसरी पटरी ये है, ठीक है, इस प्रकार से ये रेल की पटरी है। ओके, अब क्या करना है, इनको जॉइंट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, Fe2O3 लूँगा और एल्यूमिनियम लूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, मैं इनको हीट बनेगी यहाँ पर, जिससे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यानी Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट बनेगी, ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और Fe2 यहाँ पर क्या होगा, पिघलेगा, और पिघलने के बाद में क्या होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो एल्यूमिनियम के साथ चले जाएगी यहाँ पर, और लोहा है वो यहीं रह जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ये क्या बेल्डिंग होगी, नहीं होगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो रेल की लाइनें होती हैं उनके बीच में जॉइंट लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट के कारण पिघल जाता है, और Al2O3 है वो बाहर चला जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपके टेस्ट में ही आएंगे और एग्जाम में तो आने ही आने हैं। समझ आ गई बात है क्या। और इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, लगातार मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा, आप उनको अच्छे तरीके से याद करते जाओ। ओके।